दोस्तों नमस्कार। देखिए EHI-06 का पहला वीडियो में हम बताए थे कि अफीम युद्ध के बारे में। और देखिए इस वीडियो में भी 20 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि EHI-06 का है। EHI-06 का जो कि है चीन और जापान का इतिहास कब से कब तक के बीच का है। ये है आपको 1840 से 1949 के बीच का पीरियड है। 1840 से 1949 के बीच का पीरियड जो है चीन और जापान के इतिहास के बारे में बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इनका यदि PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने जापान में ताकुगावा शासन के पतन में योगदान दिया। देखिए ये जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है। आपको 20 नंबर का ही आंसर हम बताएंगे, क्योंकि 20 नंबर का जो है बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, देखिए जापान में जो है ताकुगावा शासन का पतन क्यों हुआ। इसके बाद जो है मेजी संविधान आया और उसके बाद मेजी संविधान आया जापान में। देखिए इसके पतन क्यों हुआ। ये 250 वर्ष तक शासन किया था जापान में। जापान का प्रशासनिक ढांचा इसमें कुछ अच्छा भी था और कुछ बुरा भी। बुरा जो था उसी कारण ये ताकुगावा शासन का पतन हुआ था। ये उसी पे हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं इसका विस्तार से उत्तर। देखिए यहाँ इतना दोहरा लेना उपयोगी रहेगा कि ताकुगावा व्यवस्था जापान देश के एकीकरण की एक लंबी प्रक्रिया के अंत में उभरी और 17वीं शताब्दी में ताकुगावा अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करके एक ऐसी शासन प्रणाली नियमित कर चुका था जो 1868 तक चली। 250 वर्ष से भी अधिक समय तक चलने वाली इस व्यवस्था की अपनी क्षमताएं और खामियां थी। जो हम बताएं 250 वर्ष तक ये ताकुगावा शासन जापान में रहा था। इसकी कुछ क्षमताएं भी थी और कुछ खामियां थी। हम यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ खामियां के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। देखिए इसको कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि ये 250 वर्ष तक शासन किया था। इसका भी कुछ वैसा होगा प्रशासनिक ढांचा जिसके वजह से ये 250 वर्ष तक शासन किया था। देखिए खामियां, लेकिन यहाँ हम मुख्य तौर पर इसकी खामियों की ही चर्चा करेंगे। देखिए कोई भी शासन प्रशासनिक शासन का पतन होना, उसका एक पृष्ठभूमि ही अलग होता है कि आप वहाँ के जो कृषि क्षेत्र के कृषक थे वहाँ उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया होगा, जिसके कारण वहाँ के कृषक इस पर हावी भर बोल दिया होगा। इसी कारण भी कुछ ऐसा वजह होता है जो वहाँ के लोग उस पर प्रशासनिक तौर पे खामियां वजह से वहाँ के लोग उससे गुस्सा होते हैं, वहाँ के शासन से उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उसी पे हम पहला देखते हैं सामंतवाद। सामंतवाद भी एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है ताकुगावा शासन के अंत का। देखिए सामंतवाद के मसले को भी सावधानीपूर्वक समझना आवश्यक है। ताकुगावा का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा प्राचीन अर्थों में सामंतीवाद नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के उदय का प्रतीक था जो 17वीं शताब्दी के यूरोपीय तानाशाही राजतंत्रों के कहीं अधिक निकट था। शोगुन का मतलब हुआ सैनिक, गवर्नर, और दाइमो का अर्थ हुआ सामंतों के बीच संबंध बुनियादी आइए आगे देखते हैं। देखिए तौर पर असमान थे और तमाम महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर का अधिकार सर्वोच्च होता था। देखिए वहाँ पे दाइमो और शोगुन जो था वो दोनों में असमंजस प्राप्त होता था, एक दूसरे का विचार नहीं मिलता था। परंतु वहाँ का जो गवर्नर था उसका जो निर्णय होता था वो सर्वोच्च होता था। इस तरह से दाइमो को हर दो
वर्ष में एक निश्चित समय के लिए राजधानी ईदो में रहना होता था। जो दाइमो जो था तोकुगावा शासन का जो राजधानी था ईदो में, उसको 2 वर्ष में कुछ समय के लिए रहना पड़ता था और अपनी अनुपस्थिति के समय अपने परिवारों को बंधकों के रूप में छोड़कर जाना होता था। ये जो लाइन हम बता रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी तोकुगावा शासन का एक बीच में एक दरार पैदा होना शुरू हो गया था। देखिए आगे, बड़े पैमाने के किसान विद्रोह जैसे संकट के काल में हान मतलब सामंती जागीर की स्वायत्तता के बावजूद शोगुन सीधे सीधे हस्तक्षेप करता था। तोकुगावा ने भी कुर्की के जरिए या किसी दाइमो की बिना वारिस छोड़े मृत्यु की स्थिति में दाइमो को फिर से जमाने की व्यवस्था रखी गई थी। यदि दाइमो की मृत्यु हो जाती है तो उसको तुरंत उस पद को भरा जा सकता था। व्यवस्था ऐसी थी जिससे वे शोगुन के असीमित अधिकारियों को चुनौती नहीं दे सकते थे। बकुहान व्यवस्था कई प्रतिबंधों और संतुलनों के साथ काम करती थी जिससे किसी भी विरोधी गुट की एकता को बनने न दिए जाए और सर्वोच्च अधिकार ईदो में शोगुनों के पास रहता था। देखिए, शासक सैमुराई कुलीनों के चरित्र में भी बहुत बदलाव आया था। हिदेयोशी ने सैमुराई को भूमि से अलग करने की जिस नीति की शुरुआत की थी उसके फलस्वरूप वे महली कस्बों में जमा होते थे। जो इसका विरोध करने के लिए जो एक तरह से आदमी वहाँ पे थे, उनका विरोध शासक के विरोध करना चाहते थे, तो उनका एक कस्बा और या मोहल्ले में वो लोग जमा होते थे सरकार के विरोध में। देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो है ये आर्थिक बदलाव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। देखिए आर्थिक बदलाव, तोकुगावा व्यवस्था के पतन की जड़ें उस अंतर्विरोध में थी जो 17वीं शताब्दी में इसके बनने के समय इसके ढांचे में निहित था। आप समझ रहे हैं कि 17वीं शताब्दी जो है, जो बनने का नीति जो तोकुगावा पतन के जड़ें जो अंतर्विरोध तो था, उसके बनने की नीति जो 17वीं शताब्दी से ही बनना शुरू हो गया था। यह अंतर्विरोध एक सरल कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित श्रेणीबद्धता के स्तरों में विभाजित समाज की कल्पना करने वाले आदर्श और एक कहीं अधिक जटिल वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता और एक कहीं अधिक जटिल सामाजिक व्यवस्था के बीच था। देखिए वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था मतलब हुआ कि व्यापारिक तरह से जो अर्थव्यवस्था होता वो, और ये दोनों सामाजिक व्यवस्था के बीच में एक जटिल सामाजिक वो कठिनाई था। ठीक है, आगे देखते हैं। शांतिपूर्ण विकास के लंबे दौर ने जो बदलाव किए, उन्होंने ऐसी सामाजिक और बौद्धिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने तोकुगावा शासन के आधार पर सवाल उठाया और उसकी जड़ें खोदी। इस व्यवस्था के सरल विचारों के आधार की ओर लौटकर इसे सुधारने के बकुफू के प्रयास अधिकाधिक नाकाम रहे। बकुफू जो था ये शासन को सही करना चाहता था, मगर उसका प्रयास जो था सफल नहीं हो सका। तो आगे देखते हैं। देखिए तोकुगावा के एक अधिकारी मतसुदाइरा सोदानोबु ने 1790 में जो कानसाई सुधार लागू किए, वे तोकुगावा द्वारा अपने तहत शासन को मजबूत करने और अपने अधिकार को फिर से व्यक्त करने के अंतिम बड़े प्रयास थे। मतलब वो यहाँ के जो शासन जो बनाया गया था वो सोच रहे थे कि जनता की भलाई के लिए जो हो सके वो करना था। वो एक अधिकारी थे मतसुदाइरा सोदानोबु, वो 1790 में एक अच्छा कानून ला के दिए थे, मगर वहाँ की जनता इसको नकार दिया था। उनकी असफलता पतन की शुरुआत थी। मतलब जो कानून निकाल के प्रयास जो किया था उसका असफल हो गया था वो चीज़। ये तोकुगावा शासन का पतन का एक शुरुआत था जिसे जापान को मुक्त, आइए आगे देखते हैं। देखिए करने के उद्देश्य से आने वाली पश्चिमी ताकतों ने और निश्चित कर दिया।
पश्चिमी ताकत जो जापान में इंटर किया तो ताकुगावा शासन का एक तरह से फाइनल हो गया था कि इसका पतन निश्चित है। देश के अंदर की मुसीबतों ने विदेशी दबाव की उपस्थिति में और भी भीष्म रूप ले लिया। मतलब अंदर में एक अलग दबाव था और बाहर से विदेशी दबाव जो आया तो उन दोनों के बीच में वो उसका पतन निश्चित होना था ताकुगावा शासन का। और इसका परिणाम यह हुआ कि ताकुगावा का पतन हो गया और मेजी सरकार का उदय हुआ। मतलब ताकुगावा शासन 250 वर्ष तक शासन किया था जापान में। उसके पतन के बाद मेजी सरकार जापान में इंटर लिया। ताकुगावा अर्थव्यवस्था वैसे तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी प्रमुख रूप से खेतिहार थी, फिर भी इस समय तक इसमें बदलाव आ चुका था। 1800 में आबादी 3 करोड़ और 3 करोड़ 80 लाख के बीच कहीं थी। वहाँ के जो खेतिहार में जो काम करते थे उनका जनसंख्या 3 करोड़ से 3 करोड़ 30 लाख के बीच में था। इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। इस आबादी का 85% हिस्सा गांव में रहता था, लेकिन ईदो, ओसाका और क्योटो, एक शहर का नाम है ईदो, ओसाका और क्योटो जैसे शहरों की आबादी 20 लाख से ऊपर थी, जबकि पहली महली कस्बों में 10,000 से 1 लाख के बीच लोग रहते थे। इस तरह जापान एक साधारण खेतिहार समाज भर नहीं था। मतलब इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे शहरीकरण भी था। आइए आगे देखते हैं अच्छे से। देखिए, शहरीकरण से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला था। इन कार्यों को करने के लिए कुछ संस्थाएं भी बन गई। ताकुगावा जापान की वाणिज्यिक राजधानी ओसाका और शहर के व्यापारी संघों को गवर्नरी का संरक्षण प्राप्त थी। इन विशेषाधिकारों के बूते, आइए आगे देखते हैं। देखिए, पर यहाँ चावल पर कर लगाने, पैसा भुनाने और ऋण देने के काम होते थे। अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक हो जाने से ताकुगावा पर दबाव पड़ा, लेकिन बढ़ते जा रहे वित्तीय घाटे के लिए अनेक नुस्खे के आधार कन्फ्यूशियस की सूक्ति ही बनी रही कि फजूल खर्ची वाली जीवन शैली और उपभोग पर रोक लगाओ। मतलब वहाँ कन्फ्यूशियस एक सूक्ति थी, वो सरकार के जो अधिकारी थे वो उसको कहते थे कि आप लोग ज़्यादा फजूल खर्चे करें, आप लोग का शानो शौकत कुछ ज़्यादा ही है। उसको रोक लगाने के लिए कहा गया था। देखिए आगे देखते हैं। चावल का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा और क्योंकि चावल परंपरा से कर का आधार था, इसलिए करों में होने वाली कोई भी वृद्धि किसानों के लिए दूसरी अधिक मुनाफे वाली फसलें लगाने का कारण बनती थी। मतलब चावल में जो है अधिक मुनाफा नहीं होता था, उस पर कर भी लगता था और मुनाफा नहीं होता था। किसान सोचता था कि दूसरा फसल वो उगाए जिससे मुनाफा ज़्यादा कमाया जा सके। देखिए आगे। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चरित्र तेज़ी से बदल रहा था और 19वीं शताब्दी आते आते क्षेत्रीय विशेषता की किस्म की आर्थिक गतिविधियों को जन्म दे चुकी थी। मध्य और दक्षिण होशू में वाणिज्यिक गतिविधि का बहुत अधिक प्रसार हो गया था। वाणिज्य मतलब कि जो जिससे अधिक धन कमाया जा सके, वो उस तरह का मतलब कारखाना वगैरह सब या फसल लगाना शुरू हो गया था। और कई गांव कपास, तिलहन आदि लगाने के विशेषज्ञ हो गए थे, मतलब निपुण हो गए थे। ईदो के आसपास के क्षेत्र, ईदो जो है एक जगह का नाम है चीन में, जापान में, के आसपास के क्षेत्र में कई 1/4 ग्रामीण आबादी अब तक वाणिज्य और दस्तकारी के क्षेत्र में रोजगार पा चुकी थी। मतलब वाणिज्यिक और दस्तकारी मतलब अपने हाथ से जो बनाया जा सकता है था वो कार्य करने में निपुण हो गया था और कुछ धन भी कमा रहा था। शहर कपड़ा, रोगन और बर्तनों के उत्पादन केंद्र थे। शहर में जो कपड़ा है, रोगन है और बर्तनों के उत्पादन में एक प्रमुख केंद्र हो चुका था। लेकिन इनके ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के साथ शहर वाणिज्यिक और
प्रशासनिक केंद्र बन गए और उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से अनाधिकृत लोगों का आना जारी रहा। जब गांव के लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे, वो चाहते शहर की ओर आना, जिससे शहर की जनसंख्या बढ़ने लगी। वहाँ पर भी एक तनाव का रूप में एक प्रशासन, मतलब वहाँ का प्रशासनिक अच्छे से नहीं काम कर रहा था, जो वहाँ के तनाव का भी एक कारण बना था। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा आर्थिक बदलाव, आर्थिक परिवर्तन का। संपदा के नए स्रोतों को सफलतापूर्वक संभालने में ताकुगावा बखुफू की असमर्थता के कारण एक अत्यधिक स्थिर कर आधार और अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक हो जाने का परिणाम यह हुआ कि शोगुन और दाइमो दोनों के लिए वित्तीय समस्याओं खड़ी हो गई और उनके समुराई सेवकों के लिए भी। उदाहरण के लिए 1830 में सत्तुमा के राज्य पर इसके वार्षिक राजस्व का 33 गुना ऋण था और 1840 तक जोशु पर उसके वार्षिक राजस्व का 23 गुना ऋण हो चुका था। इस वित्तीय गिरावट का असर समुराई पर पड़ा, जिनकी आमदनी 17वीं शताब्दी में भी बहुत कम थी और जिनके सामने बढ़ती कीमतों और अपनी मांगों को पूरा करने की समस्या थी। वो कीमत की वृद्धि हो रहा था और ऋण भी चुकाने का एक समस्या उनके सामने हो रही थी। देखिए, एक है तनाव और द्वंद्व, ये भी ताकुगावा शासन के पतन का प्रमुख कारण था। देखिए, नगदी अर्थव्यवस्था का विकास होने और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों में होने वाले बदलावों ने तनावों और द्वंद्वों को जन्म दिया। समुराई के भीतर विभाजनों के कारण सामान्य हितों की स्थिति नहीं बन सकी। सौदागर भी एकजुट नहीं थे, बल्कि उनमें भी हितों को लेकर विभाजन था। बखुफू के कृपा पात्र ओसा के सौदागर ताकुगावा के ढांचे से निकट से संबंध थे और जब इसका पतन हुआ तो वे भी समाप्त हो गए। कौन समाप्त हो गए? सौदागर जो थे वहाँ के, वो भी समाप्त हो गई ताकुगावा पतन के बाद। बस एक मितुसाई धारणा बचा और वह भी उसमें अपने संस्थापक के दूरदर्शिता, मतलब वहाँ इसके सोचने का मतलब एक अलग नज़रिया था, जिसके कारण ये बच गया था। आगे देखते हैं। देखिए, के कारण ग्रामीण सौदागरों ने एक गतिशील भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उन्हें विशेषाधिकारों के मुनाफे नहीं दिए गए और बदलाव की आवश्यकता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अनुकूल रही। देखिए दोस्तों, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। देखिए, ये जो हिस्ट्री है जापान और चीन का, ये थोड़ा सा लेंदी हिस्ट्री है। हमारे भारत का यदि हम कुछ समझाना चाहेंगे तो आप समझ जाइएगा। ये तो वहाँ का, जब जापान का हिस्ट्री है, वहाँ थोड़ा समझने में थोड़ा सा कुछ वैसा वर्ड है जो आप नहीं समझ पाइएगा। उसको तो हम समझाते आ रहे हैं, तो एक बार नहीं समझिएगा तो दो बार, कुछ एक बार देख लीजिए वीडियो को, 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक बदलावों ने सामाजिक संरचना को गड़बड़ा दिया और अव्यवस्था की स्थितियां बारंबार और अधिकाधिक हिंसक होने लगी। 1780 और 1830 के दशकों में अकाल, कीमतों में वृद्धि या अत्यधिक कर लगने से किसानों में विरोध भड़का। जो हम आपको बताएं कि कोई भी शासन का अंत, उनकी पृष्ठभूमि किसानों पर ही आके अटकती है, वहाँ से ही इसका पतन शुरू हो जाता है। किसान वर्ग पर ताकुगावा शांति का ताकत के साथ लागू किया गया और 1637 में शिमाबारा के विद्रोह को अत्यंत कड़ाई के साथ दबाया जा चुका था। 1637 में जो किसान विद्रोह किया था शिमाबारा में, उनको ताकुगावा शासन ने बड़ी कठोर तरह से उसको दबा दिया। बीच के वर्षों में इन विरोधों ने, देखिए क्यों हुआ था ये विरोध, ये अधिक कर लेने के वजह से। बीच के वर्षों में इन विरोधों ने सामूहिक निवेदनों से बढ़कर हिंसक कार्रवाइयों का रूप ले लिया। ये विरोध कई गांवों में फैल गए और इनमें हजारों ने
हजारों लोग ने भाग लिया। विद्वानों की गणना के अनुसार 17वीं शताब्दी में किसान विद्रोहों का औसत प्रति वर्ष 6 से ऊपर पहुंच गया था। मतलब हर एक अथी में 6 से ऊपर औसत था किसान का, मतलब विरोध करने का तोकुगावा शासन का। शुरुआत की किसानी कार्रवाइयाँ ग्रामीण एकजुटता के रूप में और व्यापक तौर पर शांतिपूर्ण थी और उनका संबंध करों में कटौती करवाने से था। किसान का एक ही मांग था कि आप कर में कटौती कीजिए जिससे हम कुछ मुनाफा कमा सके या अपना जीवन शैली सही से चला सके। लेकिन बाद के वर्षों की किसानी कार्रवाइयाँ अक्सर गांव के सायनों की सलाह के खिलाफ हुई। वहाँ का जो सरकार द्वारा जो वहाँ पे रखा जाता था तो उनके खिलाफ यह भड़क गया था। किसान भड़कते रहता था टाइम पे। ये कार्रवाइयाँ हिंसक थी और कभी कभी मारपीट भी कर देता था और अक्सर इनमें संपत्ति को नष्ट किया गया। कई बार तो किसानी विरोधी का चरित्र सहस्त्र शाब्दिक रहा। इस तरह उदाहरण के लिए शहरी केंद्रों में आगे देखते हैं, देखिए भी विरोध तोकुगावा के अंतिम वर्षों में बढ़ गए। इनमें सबसे प्रतिनिधि विरोधी की योजना ओशी, जिसे कहते हैं विश्व नवीनीकरण कहा गया। इन विरोधों की प्रेरणा लोक परंपराओं से ली गई और इनका उद्देश्य सदाचारिता की फिर से स्थापना करना था। मतलब कि जो सरकार का एक तरह से मानना था उनका फिर से स्थापना करना था। ग्रामीण अशांति आर्थिक बदलावों की भी देन थी और बढ़ती शिक्षा और जागरूकता की भी देन थी, जिसकी वजह से तोकुगावा शासन का पतन था। देखिए शिक्षा विद्वान और विचार, शिक्षित जो विद्वान थे उनका क्या विचार था इनके बारे में देखिए। पूर्व आधुनिक काल के आंकड़े बहुत विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अधिकांश पूर्व औद्योगिक समाजों की तुलना में जापान में शिक्षा का स्तर ऊंचा था। वहाँ का जो शिक्षा का स्तर था जो काफ़ी ऊंचा था, अच्छा था और सब जगह से। तारोकोया या मंदिर स्कूलों से लेकर दाइमो और बकुफू के परियोजना वाले स्कूलों और निजी विद्यापीठों तक विभिन्न स्कूलों ने जनता का एक पढ़ा लिखा वर्ग बनाया था। वह स्कूल था और दाइमो और बकुफू की परियोजना ने एक शिक्षित वर्ग बनाया था। शहरों में साक्षरता का प्रसार, प्रकाशन उद्योग की विकसित स्थिति और कस्बाइयों की शिक्षा और संस्कृति जीवंतता का प्रमाण है। तोकुगावा समाज के आदर्शों और मूल्यों पर सवाल उठाने ने भी तेजी पकड़ी और इसे अनेक स्रोतों से प्रेरणा मिली। चीनी ज्ञात की श्रेष्ठता पर जो सवाल उठे उससे विद्वानों को जापानी संस्कृति और सभ्यता के आधार की खोज उस अतीत में करनी पड़ी जब वह चीनी मूल्य से बची हुई थी, चीन के मूल्य से बचा हुआ था। ये शिक्षित विद्वान का जो विचार था ये था तोकुगावा शासन के अंत का। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही डालेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद।